नमस्कार दोस्तों, पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज में आपका स्वागत है। मैं आकाश कुमार आज लेकर आया हूं आपके लिए एक नई वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे राज्यों के उच्च न्यायालय के बारे में। जो शीर्ष रह गया था उसके बारे में हम बात करेंगे अनुच्छेद 222 से। तो बात करते हैं अनुच्छेद 223 की। अनुच्छेद 223 कहता है कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति। जब किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति का पद रिक्त है या जब ऐसा मुख्य न्यायमूर्ति अनुपस्थिति के कारण या अन्यथा अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है, तब न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से ऐसा एक न्यायाधीश जिसे राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे, उस पद के कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति तब करेगा जब कोई मुख्य न्यायमूर्ति अपने कार्य करने में असमर्थ है या अनुपस्थित है। तब ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियुक्त किया गया व्यक्ति, जो अपने कर्तव्यों का पूरी ईमानदारी से कार्य का पालन करेगा, वह राष्ट्रपति के द्वारा ऐसा व्यक्ति मुख्य न्यायमूर्ति के लिए कुछ निश्चित टाइम के लिए मुख्य न्यायमूर्ति के पद को धारण कर सकता है। अनुच्छेद 224 कहता है अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति। यदि किसी उच्च न्यायालय के कार्य में किसी अस्थायी वृद्धि के कारण या उसमें कार्य की बकाया के कारण राष्ट्रपति को यह प्रतीत होता है कि उस न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या को तत्समय बढ़ा देना चाहिए, तो राष्ट्रपति सम्यक रूप से अर्हत व्यक्तियों को 2 वर्ष से अनधिक की ऐसी अवधि के लिए, जो वह निर्दिष्ट करे, उच्च न्यायालय का अपर न्यायाधीश नियुक्त कर सकेगा। पॉइंट नंबर 2 कहता है जब किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति से भिन्न कोई न्यायाधीश अनुपस्थिति के कारण या अन्य कारण से अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है या मुख्य न्यायमूर्ति के रूप में अस्थायी रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है, तब राष्ट्रपति सम्यक रूप से अर्हत किसी व्यक्ति को तब तक के लिए उस न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त कर सकेगा जब तक स्थायी न्यायाधीश अपने कर्तव्यों को फिर से नहीं संभाल लेता है। पॉइंट नंबर 3 कहता है उच्च न्यायालय के अपर या कार्यकारी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कोई व्यक्ति 62 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात पद धारण नहीं करेगा। अगर कोई व्यक्ति है जो किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कोई कार्य करता है, तब ऐसी स्थिति में वह 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात वह कार्य नहीं करेगा, उसको सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा। अनुच्छेद 224 का कहता है उच्च न्यायालयों की बैठक में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति। इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी किसी राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति किसी भी समय राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से किसी व्यक्ति से जो उच्च न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय के न्यायाधीश का पद धारण कर चुका है, उस राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में बैठने और कार्य करने का अनुरोध कर सकेगा, और प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जिससे इस प्रकार अनुरोध किया जाता है, इस प्रकार बैठने और कार्य करने के दौरान ऐसे भत्तों का हकदार होगा जो राष्ट्रपति आदेश द्वारा अवधारित करे, और उसको उस उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सभी अधिकारिता, शक्तियां और विशेषाधिकार होंगे, किंतु उसे अन्यथा उस उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं समझा जाएगा। परंतु जब तक यथापूर्वोक्त व्यक्ति उस उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में बैठने और कार्य करने की सहमति नहीं दे देता है, तब तक इस अनुच्छेद की कोई बात उससे ऐसा करने की अपेक्षा करने वाली नहीं समझी जाएगी। अनुच्छेद 225 कहता है विद्यमान उच्च न्यायालयों की अधिकारिता। इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए और इस संविधान द्वारा समुचित विधानमंडल को प्रदत्त शक्तियों के आधार पर उस विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी विद्यमान उच्च न्यायालय की अधिकारिता और उसमें प्रशासित विधि तथा उस न्यायालय में न्याय प्रशासन के संबंध में उसके न्यायाधीशों की अपनी अपनी शक्तियां, जिनके अंतर्गत न्यायालय के नियम बनाने की शक्ति तथा
उस न्यायालय और उसके सदस्यों की बैठकों का, चाहे वो अकेले बैठे या खंड न्यायालयों में बैठे, विनियमन करने की शक्ति है वही होगी जो इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले थी, परंतु राजस्व संबंधी अथवा उसका संग्रहण करने में आदिष्ट या किए गए किसी कार्य संबंधी विषय की बाबत उच्च न्यायालयों में से किसी की आरंभिक अधिकारिता का प्रयोग इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले जिस किसी निर्बंधन के अधीन था, वह निर्बंधन ऐसी अधिकारिता के प्रयोग को ऐसे प्रारंभ के पश्चात लागू नहीं होगा। टिप्पणी पीठों का गठन बिना अधिकारिता के उसके समक्ष बात सूचीबद्ध करने के लिए न्यायाधीश का निर्देश किसी एकल जज अथवा न्यायालय की खंडपीठ के अधिकार क्षेत्र में नियमित रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को निर्देशित देना नहीं कहा जाएगा, जो मुख्य न्यायाधीश के निर्देशों के विरुद्ध जाए। न्यायिक अनुशासन यह मांग करता है कि जहां एकल जज अथवा खंडपीठ यह विचार करती है कि वैध कारणों के कारण किसी वाद विशेष को उसके समक्ष सूचीबद्ध किया जाना आवश्यक है, तो इसे रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को मुख्य न्यायाधीश से समुचित आदेशों को प्राप्त करने का निर्देश देना चाहिए। बात को सूचीबद्ध करने के लिए पक्षकारों के अधिवक्ताओं से किसी भी निवेदन को ग्रहण करने की अपर जजों से अपेक्षा नहीं की जाती है, जो विनिश्चित नामावली में दृढ़ रूप से नहीं आता है। नामावली बनाने का अधिकार अपवर्जी रूप में मुख्य न्यायाधीश में निहित होता है तथा यह कि दैनिक वाद सूची मुख्य न्यायाधीश के निर्देशों के अधीन तैयार की जानी चाहिए। आधा सुना गया मामला भी यदि और बड़ी पीठ द्वारा सुनवाई किया जाना आवश्यक हो जाए तो बड़ी पीठ को निर्दिष्ट किया जा सकता है। राजस्थान राज्य बनाम प्रकाश चंद्र AIR 1998 SC 1344। अनुच्छेद 226 कहता है कुछ रिट निकालने की उच्चतम न्यायालय की शक्ति। नंबर 1, अनुच्छेद 32 में किसी बात के होते हुए भी प्रत्येक उच्च न्यायालय को उन राज्य क्षेत्रों में सर्वत्र जिनके संबंध में वह अपनी अधिकारिता का प्रयोग करता है, भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से किसी को भी परिवर्तित कराने के लिए और किसी अन्य प्रयोजन के लिए उन राज्य क्षेत्रों के भीतर किसी व्यक्ति या प्राधिकारी को या समुचित मामलों में किसी सरकार को ऐसे निर्देश, आदेश या रिट जिनके अंतर्गत बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण रिट है या उनमें से कोई निकालने की शक्ति होगी। पॉइंट नंबर 2, किसी सरकार, प्राधिकारी या व्यक्ति को निर्देश, आदेश या रिट निकालने की खंड 1 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग उन राज्य क्षेत्रों के संबंध में है जिनके भीतर ऐसी शक्ति के प्रयोग के लिए वाद हेतु पूर्णतः या भागता उत्पन्न होता है। अधिकारिता का प्रयोग करने वाले किसी उच्च न्यायालय द्वारा भी इस बात के होते हुए भी किया जा सकेगा कि ऐसी सरकार या प्राधिकारी का स्थान या ऐसे व्यक्ति का निवास स्थान उन राज्य क्षेत्रों के भीतर नहीं है। पॉइंट नंबर 3, जहां कोई पक्षकार जिसके विरुद्ध खंड 1 के अधीन किसी याचिका पर या उससे संबंधित किसी कार्यवाही में व्यादेश के रूप में या रोक के रूप में या किसी अन्य रीति से कोई अंतरिम आदेश का ऐसे पक्षकार को ऐसी याचिका की और ऐसे अंतरिम आदेश के लिए अभिभावक के समर्थन में भी सभी दस्तावेजों की प्रतिलिपियां और ऐसे पक्षकार को सुनवाई का अवसर दिए बिना किया गया है, ऐसे आदेश को रद्द कराने के लिए उच्च न्यायालय को आवेदन करता है और ऐसे आवेदन की एक प्रतिलिपि उस पक्षकार को जिसके पक्ष में ऐसा आदेश किया गया है या उसके काउंसिल को देता है। वहां उच्च न्यायालय उसकी प्राप्ति की तारीख से या ऐसे आवेदन की प्रतिलिपि इस प्रकार दिए जाने की तारीख से 2 सप्ताह की अवधि के भीतर इनमें से जो भी पश्चातवर्ती हो या जहां उच्च न्यायालय उस अवधि के अंतिम दिन बंद है, वहां उसके ठीक बाद वाले दिन की समाप्ति से पहले
जिस दिन उच्च न्यायालय खुला है आवेदन को निपटवाएगा, और यदि आवेदन इस प्रकार नहीं निपटाया जाता है तो अंतरिम आदेश यथास्थिति उक्त अवधि की या उक्त ठीक बाद वाले दिन की समाप्ति पर रद्द हो जाएगा। पॉइंट नंबर 4, इस अनुच्छेद द्वारा उच्च न्यायालय को प्रदत्त शक्ति से अनुच्छेद 32 के खंड 2 द्वारा उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त शक्ति का अल्पीकरण नहीं होगा।